जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन हमने जो दिया था उनका डिटेल सॉल्यूशन को देख रहे हैं। डिटेल सॉल्यूशन में पार्ट 1 को डिस्कस किया, पार्ट 2 को डिस्कस किया। आज हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और उनमें से जो पॉसिबल जो क्वेश्चन है उनको हम इतना डिटेल में जानेंगे कि उसका 50% भी आप अगर करते हो तो ताकि अच्छा खासा आप लोग मार्क कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता दूंगा कि केमिस्ट्री में दो चीज़ों में नंबर मिलते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन में, दूसरा आपका स्ट्रक्चर में। क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर, और तीसरा चीज़ आता है उसका जो आईयूपीएक नेम जो ड्रग का वो चीज़ में मिलता है। तो आपको तीनों चीज़ अच्छे तरीके से याद रखना। और याद कैसे होगा, कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन टफ है। उसके लिए हम बनाए ना शॉर्टकट, हम आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। और क्या स्ट्रक्चर की बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या कर सकता है आपको परफेक्ट। परफेक्ट तो नहीं है तो नो वन, कोई भी यहाँ पे 100% परफेक्ट नहीं, कुछ ना कुछ खराबी होता है, बेस्ट जरूर मान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लेक्चर क्वेश्चन आता है डिस्कस हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। सबसे इसमें पूछा गया है कि डिस्कस की हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट मत करना कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से। आप लोग क्या करना, पहले देखो, आप अगर डिटेल में लिखोगे पहले आपको थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में बताना, डायबिटीज के बारे में बताना। क्योंकि कौन सा एजेंट होता है, ऐसा दवाई होता है जिसका यूज किस में करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को कम करने में, डायबिटीज जो हो जाता है उसको सही करने के लिए करते हैं। क्लियर है, किसके लिए करते हैं हम, डायबिटीज जो हो जाता है उसका इलाज करने के लिए हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज करते हैं। देखिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है। These agents are used in treatment of diabetes mellitus by the lowering level of glucose level। इसके क्या करता है कि डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए करते हैं। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, जब हमारे बॉडी में, आप लोग जब बायो पढ़े होंगे तो पता होगा आप लोगों को कि एक होता हमारे बॉडी में, एक होता हमारे बॉडी में, मान लेते हैं आप लिखते हैं, एक होता ग्लूकोज। ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से फाइनली हमें क्या एटीपी मिलता है, आपको पता है, साइकिल चलता है, क्रेज साइकिल चलता है, ये सारी चीज़ का। और एक होता है आपको इंसुलिन। ये दोनों जो है ना आपस में कह सकते हो कि हमारे बॉडी में बैलेंस बना के रखता है कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ना हो या फिर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा ना हो। तो ग्लूकोज का लेवल को ज़्यादा ना हो उसको कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन करता है। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन चाहे सही से फंक्शन काम करना छोड़ दे, या तो फिर ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने लगे, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तब हमें डायबिटीज स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए क्या करता है, इंसुलिन को रोकना है, या फिर हमें दूसरा ये चीज़ कर सकते हैं, तो सॉरी हम लोग क्या, ग्लूकोज को रोकना है, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको रोकना है और इंसुलिन को बढ़ावा देना है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम डायबिटीज देखते हैं। डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच द पर्सन हैज हाई ब्लड ग्लूकोज शुगर आइदर बिकॉज ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन इज इनएडिक्वेट। मतलब कि जितना होना चाहिए उतना नहीं करता, बिकॉज ऑफ बॉडी सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू इंसुलिन और बोथ। मतलब क्या है, डायबिटीज का कह सकते हैं क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। क्यों होता है, चाहे आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन एडिक्वेट मतलब एक सही मात्रा में ना हो, या फिर दूसरा ये चीज़ हो सकता है कि उसका जो बॉडी सेल है वो सही तरीके से इंसुलिन का प्रोडक्शन करने में काम ना करे। दोनों कंडीशन में हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायबिटीज़। जैसे आपको बात करें हम कि पैनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो पैनक्रियाज अगर हम निकाल ले हमारे बॉडी से तो ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि इंसुलिन क्या करता है, हमारे जो बॉडी मतलब ब्लड में है उस ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, एक मिनिमम रखता है और एक सही तरीके से उतने में रखता है कि इससे ज़्यादा नहीं देना भाई। अगर मान लो कि क्या करता है, देखो कि घर में लड़ाई वड़ाई हो जाता है अगर, तो क्या करते हैं कि पापा क्या करते हैं कि दोनों को समझाता है, दोनों बच्चे को। अगर पापा नहीं रहते तो भाई हमें दया झगड़ा ज़्यादा होता है ना, तो सॉल्यूशन करने का काम क्या पापा क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर लेता है, फैमिली को चलाता है। सेम इंसुलिन क्या करता है कि आपको जो ब्लड लेवल होता है ग्लूकोज में उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन, इंसुलिन। अब इसका क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर एक चीज़ हम देखें
आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा मोई मोई, सुना है ना, मोई मोई चलता है। अब क्या होता है, एक सिचुएशन ले लेते हैं, एक सिचुएशन में ले लेते हैं समझने के लिए। लड़का होता है ना, कभी कभी गर्लफ्रेंड को या महिला मित्र को क्या होता है कि झूठ बोल देता है, होता है ना, झूठ बोल देता है। और कभी कभी ऐसा होता है झूठ बोल के वो लड़की पकड़ लेता है। एक सिचुएशन हमने ले लिया, कोई एक लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोल दिया और वो झूठ जो है पकड़ लेता है। और झूठ पकड़ लिया तो लड़की, झूठ पकड़ लिया तो लड़का क्या होगा, मोई मोई हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि लड़का ने कुछ काम किया और लड़की को पता चल गया। तो उस कंडीशन में क्या करता है लड़का, की कसम खा के था, मुझे कसम डार्लिंग ये हमने काम नहीं करा, या तो फिर हमने ये चीज़ नहीं करा। लेकिन लड़की कहता कि नहीं हमें पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वहाँ पे क्या हो, मोई मोई हो जाता है। एक देखो, सबसे पहले कसम खाया लड़की ने, लड़के ने कसम खाया कि मुझे कसम है डार्लिंग हमने ये काम नहीं किया। तो लड़की क्या कहती है उसे कि नहीं मुझे पता है कि तुमने झूठ बोला। तो लड़का क्या होता है कि वो सैड हो जाता है। जब लड़कों को थोड़ा सैड होता क्या करता है, ईयरफोन ब्लूटूथ लगाता है और गाना सुनने लगता है। तो हम यही चीज़ लेंगे कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन में मोए लेंगे, MOE। मोए बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब देखते हैं MME से क्या, एम से क्या मिसलेनियस ड्रग है, ओ से क्या है ओवरकम इंसुलिन रेसिस्टेंस है, ई से क्या आता है आपका इनहांस इंसुलिन सिक्रेशन। पहला मिनट कौन कौन है आपका, पहला है मोई हमने लिया। मोई क्या है, एम से मिसलेनियस ड्रग, दूसरा साथ में रिपीट करना आप लोग, ओवरकम इंसुलिन रेसिस्टेंस, तीसरा आ गया इनहांस इंसुलिन सिक्रेशन। 3 चीज हो गया। अब देखते हैं इससे क्या देगा। अब ये चीज क्या हुआ, यहाँ से चलते हैं हम कि मान लेते हैं डार्लिंग को क्या झूठ बोला है। मोई तो पहले हुआ इसका, डार्लिंग को झूठ गया। वो लड़का क्या करता, डार्लिंग कसम खा के कहता हूँ हमने ये काम नहीं किया, लेकिन लड़की को पता चल जाता है। अब क्या करेगा कि लड़के को जब पता चलता है तो कसम खाता, तो लड़का सैड होता है, ये सैड, ये चलो हटाओ। फिर वो क्या करता है, ब्लूटूथ निकालता, BT से ब्लूटूथ निकालता और गाना सुनने लगता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखना, तब लड़के का क्या मोई हो जाता है। अब देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले यहाँ पे सैड वाला अगर ये चीज़ देखें, यहाँ पे ये के है ना, इसका ही आपका सर्टिफिकेट में KSM। तो ये आपको शॉर्टकट याद रखना है कि DKSM MOE BT सैड, इस तरह से याद रखना ताकि आप लोग क्लासिफिकेशन आसानी से याद कर सकते हैं। देखो अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे आता है, अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर मिसलेनियस का सबसे पहले मोई का देखेंगे, M से मिसलेनियस ड्रग है, O से ओवर कम इंसुलिन रेसिस्टेंट, E से क्या इनहांस इंसुलिन सिक्रेशन। इस तरह से लिखोगे तो इजी हो जाएगा। इस तरह से एक बार में अगर आप देखोगे इसका क्लासिफिकेशन, ओ भैया किससे याद होगा, शॉर्टकट मारना है इसका। देखो अब क्या है, हमने सैड से, S से क्या ग्लूकोज इनहिबिटर है। इन मतलब क्या, ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज इनहिबिटर, जिसके लिए अगर हम यूज करें ये वाला इसका एग्जांपल है। अब ए से क्या आता है, एमिलिन एनालोग का क्या है, पैरालिंटिड और पैरालिंटिड क्या बोलना, पैरालिंटिड। फिर इसका अगर डी से आता डोपामीन D2 एगोनिस्ट, जिसका कहता ब्रोमोक्रिप्टिन इसका एग्जांपल है। जी से क्या है, ये है अल्फा, ये एक्चुअली ये है अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर, इसका एग्जांपल क्या है, ये कार्बोरेस या तो फिर मैग्लीटोल, ये आपको याद रखना साइड से। अब डार्लिंग का कसम खा, डी से आप देखते हैं डार्लिंग से क्या है हमारे पास, चलो इधर हम देखते हैं। बी से क्या है, बेंगोइड्स का एग्जांपल है मेटफॉर्मिन, बहुत याद होता है आपको पता। टी से ब्लूटूथ जो हम यूज करते थे गाना के लिए, उसके थाइजालिडिन डायोन यहाँ पे लिखा हुआ, इसका एग्जांपल क्या है, पायाग्लिटाजोन, इसका क्या है, पायाग्लिटाजोन, ये आपको याद रखना है। इसका क्या है, टीका। अब उसके बाद फिर डी से आता है, हम अगर देखें कि डार्लिंग का क्या था, DPP4 इनहिबिटर, इसका एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल क्या है इसका, सेगालिप्टिन, वेल्डाग्लिप्टिन, याद रखना है डार्लिंग से। के से क्या है आपका, ये है आपका KATP चैनल ब्रोकर, इसका ही सब कैटेगरी है। एस है, एस से क्या, सल्फोनाइल एरिया, जो एग्जांपल आपका टोलब्यूटामाइड या तो फिर ग्लिपिजिड, ये आपको याद रखना है, ग्लिपिजिड। उसके बाद फिर आता है एम से क्या है, मैग्लिटिडिन का आपको याद रखना है। आपको एग्जांपल अगर आपको पूछे तो रेपाग्लिनिड, ये आपको याद रखना। फिर आता है ये चीज़ आता है लीनिड, ये आपको याद रखना, लीनिड NID, ये आपको इस तरह से याद रखना है इस ड्रग का। इसका क्लासिफिकेशन कितना यूज हो गया कि मोई में हो गया। यही चीज़ को मैंने क्या कहा, शॉर्टकट में लिख दिया, देखो कितना सारा बचा है। इसको आप इजी से उस तरह से याद कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले अगर यूज करते थे इंसुलिन। इंसुलिन क्या था? इंसुलिन इट इज ए हार्मोन प्रोड्यूस इन पैनक्रियास। ये क्या है? एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है किसमें? पैनक्रियास में होता है। परमिट्स द बॉडी टू यूटिलाइज शुगर ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट इन फूड। मतलब ये क्या करता है? आपको यूटिलाइज करता है या परमिट करता है कितना हमारे ब्लड सिस्टम में ग्लूकोज होना चाहिए। कहाँ से लेता? कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। इट रेस्ट्रिक्ट द ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम द गेटिंग हाई टू लो। मतलब ये क्या कर सकता है? रोकता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको रोकता है, हाई से कम करता है। किसका काम करता है? ये इंसुलिन का काम है। अब देखते हैं इसका प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो क्या क्या होता है। सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हम किस तरह से करते हैं? दीज आर मेड फॉर द कवरिंग पेशेंट रिक्वायरमेंट फॉर इंसुलिन एट मील टाइम। मतलब क्या कह सकते हैं इसमें शॉर्ट एक्टिंग कब है? जब मील के टाइम इसकी जरूरत पड़ता है तब इसके शॉर्ट एक्टिंग की तरह काम करता है। फिर आता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग क्या होता है? दीज आर यूज टू प्रोड्यूस लो लेवल ऑफ बैकग्राउंड इंसुलिन प्रोड्यूस नॉर्मली। मतलब क्या करता है? अगर लो है तो उसको नॉर्मली करता है। कौन? लॉन्ग एक्टिंग, धीरे धीरे कर सकता है। उसका तो इंसुलिन एनालॉग, द इंसुलिन के तरह ही काम करेगा या उसके जैसा ही फॉर्मेशन करता है। एनालॉग मतलब कि उसके जैसा होता है। देखो, these insulin types are produced by the specific ammonia acid या तो फिर कह लो एमिनो एसिड चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन अल्टर द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल। ये क्या करता? अल्टर कर देता, उसके जैसा ही लगाता था। दीज आर टू टाइप्स, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग, दूसरा है डिले एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग। ये आपको याद रखना। पहला क्या? शॉर्ट लॉन्ग, उसके बाद एनालॉग। एनालॉग में दो तरह का होता है, फास्ट एनालॉग, दूसरा आपका शॉर्ट एनालॉग। इस तरह से आपको इसका क्लासिफिकेशन याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन डिटेल अबाउट द NSAIDs। NSAIDs क्या होता है? नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, या तो फिर कह लीजिए एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। इसके बारे में पूछा गया कि इसके बारे में डिटेल में बताइए, साथ में डिस्कस कीजिए एस्पिरिन के बारे में। एस्पिरिन तो सबसे पहले हम क्या करें? NSAIDs को देखते हैं। देखो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी। सिंपल सी बात है, क्या होता है कि एंटी मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन को रोके उसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, या तो फिर ड्रग भी हम कहते हैं। दिस ड्रग आर यूज टू रिड्यूस और प्रिवेंट द इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय द वेरियस फैक्टर। मतलब अलग अलग काज करने के बाद जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाए या लीवर की वजह से खराब हो या आदत, कोई भी डजंट मैटर, किसी भी फैक्टर से अगर आपको इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा जान लें। द टर्म नॉन स्टेरॉयड यूज टू डिस्टिंग्विश दिस ड्रग फ्रॉम द स्टेरॉयड। मतलब डिस्टिंग्विश मतलब होता है कि अलग करना। विच हैव द सिमिलर इकोसैनॉइड डिप्रेसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। मतलब कह सकते हैं कि ये क्या करता है? नॉन स्टेरॉयड ये टर्म जो है इसलिए यूज किया है कि स्टेरॉयड ड्रग से ये अलग करता है। NSAIDs आर नॉन नार्कोटिक। NSAIDs कोई नार्कोटिक नहीं होता, ना ही ऑपियोइड्स होता। ऑपियोइड क्या है? हम लोग यूज करते थे नार्कोटिक के जैसे, एकदम नींद के लिए यूज करते थे, आराम के लिए, ना ये ऑपियोइड है। एस्पिरिन लाइक ए एनाल्जेसिक, ये आपको याद रखना है। फिर आता मोस्ट करेंटली अवेलेबल NSAIDs एक्ट बाय द इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस एंजाइम। ये आपको याद रखना है कि ये क्या करता है? जो अवेलेबल है NSAID किस पे एक्ट करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे PG कहते हैं, वो सिंथेस एंजाइम पे एक्ट करता है। मोस्ट NSAIDs आर कम्पिटेटिवली रिवर्सिबल एक्टिव साइड इन्हिबिटर ऑफ कॉक्स एंजाइम। एस्पिरिन इनहिबिट देन द इरिवर्सिबल। देखिए, ज़्यादातर जो NSAIDs है वो कम्पिटेटिव काम करता है या रिवर्सिबल काम करता है, जिधर का अगर बाइंड किया तो फिर उसे छुड़ा देता है। लेकिन जो एस्पिरिन है ना वो वन वे करता है, इरिवर्सिबल करता है, रिवर्सिबल नहीं करता। इतना थोड़ा सा लिख देना आपको। अब इसका आपको क्लासिफिकेशन याद करना है। देखो, अब क्या होता है कि नया एक कहानी और हम इसमें जोड़ लेते हैं। वो वाला हमने क्या कहा था? डार्लिंग से झूठ बोला था, जिसके कारण पकड़ा गया तो उसका मोई हो गया था सैड होने के बाद। अब इसमें क्या होता है कि नया कोई ASP आता है। देखो, ASP होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। एक होता है SP, मतलब कि SP ज़्यादा पोस्ट होता है। अब नया ये ASP आया, उसके सामने किसी ने क्या करा कि दारू पी लिया, तो SP को आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। अगर गुस्सा आएगा तो क्या होगा? BP बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बस एक कहानी हमने ले लिया कि एक ऐसा सिचुएशन था कि
कि नया नया एसपी आया, एएसपी आया, और उसके सामने जहाँ पे एसपी भी प्रेजेंट था, एएसपी भी प्रेजेंट था, उसने किसी ने उसके साथ में क्या कि दारू पी लिया। तो जो एसपी है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। यहाँ पे क्या लेना है, सबसे पहले एएसपी लेना है। एएसपी का फुल फॉर्म क्या है? अब सबसे पहले न्यू एसपी पे एन से क्या, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। अब आता है ए से, क्या होता है? ए से है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, ये आपको याद रखना। एन से क्या है, नॉन कॉक्स सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। ए से क्या, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। अब एस से क्या, एक्स से क्या, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। एस से क्या है, रिपीट करना, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। इसे आप याद करना है। देखो एक बार में याद करो तो टफ लगेगा, लेकिन जो शॉर्टकट बना के मैं कह रहा हूँ, कहानी याद रखोगे तो वो चीज़ आप ले लोगे तो उसमें एग्जाम के टाइम में याद आएगा। अब फिर आता पेरिफेरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, पेरिफेरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, ये आपको याद रखना है न्यू एएसपी का। अब आता है हमारे पास नॉन सेलेक्टिव कॉक्स का सब क्लास में। सबसे पहले एसपी आता है। एसपी ने क्या, इसके सामने क्या करा, किसी ने दारू पी लिया और वो टल्ली हो गया फुल। अब जब ये तल्ली हो गया तो इसको आएगा बीपी। बीपी का गुस्सा आएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अब देखो इससे क्या गुस्सा आ गया, तो जिससे बीपी इसका इंक्रीज हो गया। ये आपको याद रखना। चलिए ये आपको याद रखना है कि न्यू एसपी, एसपी, पी, एफ, उसके बाद फिर आपको क्या, बीपी याद रखना है। चलिए देखते हैं अब नॉन कॉक्स सेलेक्टिव का जो एसपी और पी एफ है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो सेलेसाइलेट आता है, जो एस्पिरिन ग्रुप के आते हैं। उसके बाद आता है कि प्रोपाइनिक डेरिवेटिव। प्रोपाइनिक अगर डेरिवेटिव आपके बारे में बात देखते हैं, आइबुप्रोफेन आता है, नेप्रॉक्सिन आता है, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप पायरोजोलोन डेरिवेटिव। पायरोजोलोन अगर डेरिवेटिव के बारे में देखें तो पी से है, पी से। उसके बाद फिनाइल ब्यूटाजोन है इसका एग्जांपल। फिर अगर हम देखें ई से इनोइक एसिड, जिसको हम पैरोक्सिकम, इसका नाम पैरोक्सिकम। फिर आता ए से आता एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जिसको हम कैटरोलैक और इंडोमेथासिन, इसका याद रखना। फिर एफ से आता है फिनाम्टे। एफ से क्या, फिनाम्टे, ये आपको याद रखना। जिसको आपका याद आता है अगर एग्जाम्पल है तो ये इस तरह से आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो यहाँ पे SPPF का याद होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है, अगर हम देखें तो बीपी का। बी से क्या होता है हमारे पास, बेंजोएजेक्सिन का आपको तो निफोफार्म याद रखना। पी से क्या है आपका, पायरोलोजोन डेरिवेटिव, जिसका आपको मेटामीजोल याद रखना है। फिर आता है पी से आता है पैरा एमिनोफिनाइल, जिसको पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल किस में आता है आपका, ए वाला कैटेगरी में आता है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक पुअर इन्फ्लेमेटरी एक्शन। मतलब पैरासीटामोल में क्या है आपका, ज़्यादातर एंटी आपको भी पता है पैरासीटामोल पीसीएम जो आपको आता है वो आपको 2 प्रॉपर्टी आता है। एक तो आपको टेम्परेचर घटाता है, दूसरा आपको थोड़ा सा एनाल्जेसिक और थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करता है। ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे आता है एस से आता है सेलेक्टिव का। यहाँ पे सेलेकॉक्सिब आपको याद रखना, पैराकॉक्सिब आपको याद रखना, सेले और पैराकॉक्सिब। फिर आता है यहाँ पे आपको याद रखना सिंपल से इसका निमोसलाइड आता है, जो आपको कहते हैं डाइक्नोफ्लेक, ये इसके कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आपको दो भी याद रखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्टकट। चलिए यही वाला हमने देखा, इसको आपको याद नहीं रखना है, यही चीज़ हमने उसको शॉर्टकट में आपको बता दिया। अब आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरह से एस्पिरिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर देखोगे तो कौन कौन से चीज़ है प्रेजेंट, अगर हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ हम देखते हैं, इस वाले ग्रुप को देख रहे हो कितना टेढ़ा उड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या लिखा पता है ये क्या है। देखो अगर मान लो यहाँ पे हम इसको, ये बताना किसका ग्रुप है, आप लोग कमेंट में बताना। इसको हम एसिड ग्रुप में आता है। इसको अगर हम बेंजीन के साथ जोड़ दे, ये क्या है, बेंजीन तो स्ट्रक्चर ही तो है। अगर बेंजीन के साथ क्या है, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अब एक चीज आता है यहाँ पे देखोगे, ये हमारा एसिड ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे वो अगर जोड़ दे तो इसे हम एसीटॉक्सी कहते हैं। एसी क्योंकि एसिड एसिडिक आ गया, टॉक्सी, ऑक्सी मतलब एसीटॉक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप है, यहाँ पे क्या ग्रुप है आपका, एसीटॉक्सी ग्रुप है। ये चीज़ आपको याद रखना। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर हम नॉमेनक्लेचर देखें तो स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, स्ट्रक्चर हम यहाँ से इस तरह से, सबसे पहले क्या करना, बेंजोइक एसिड बना देना। ये लो हमारे पास बेंजोइक एसिड बन गया।
यही तो है मेरे भाई, ये देख लो, ये देख लो, यही तो है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इस तरह से आपको बना देना, ये हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए अगर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नॉमेनक्लेचर हमको कहाँ से करना है, नॉमेनक्लेचर हमें यहाँ से करना है। 1 2 3 4 5 और 6। देखो हमें क्या है, एक ग्रुप में बेंजोइक एसिड में आ जाएगा, दूसरे ग्रुप में हमें प्रेजेंट है दूसरे नंबर पर। इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करके देखेंगे तो एक बार फिर से हमने क्या करा, यहाँ पे अगर नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये तो बेंजोइक एसिड है, यहाँ तक तो हो गया बेंजोइक। और 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, अभी मैंने बताया एसिटॉक्सी है, यही तो है आपका। यहाँ पे एच हटा के क्या किया, ओ दे दिया, तो इसे हम एसिटॉक्सी कहेंगे। इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर है। अब इसके यूज के बारे में बात करें तो एस्पिरिन यूज टू ट्रीट फीवर माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट तक करता है। डिसकम्फर्ट विथ एसोसिएटेड विथ मसल एक्ले, मतलब मसल्स में पेन हो रहा है उसमें देते हैं। टूथ है, दांत दर्द हो रहा है उसमें देते हैं। कॉमन कोल्ड में देते हैं, और हेडेक में भी, सर दर्द कर रहा है आपका तब भी हम देते हैं। स्टेबिलिटी अगर कंडीशन बात करें तो इसमें क्या रूम टेम्परेचर मतलब 20 से 25 डिग्री में रखे, और ये अच्छे कंटेनर में सही तरीके से बंद हो। फॉर्मुलेशन के बारे में बात करते हैं, ये टैबलेट में आता है, ये याद रखना, टैबलेट में आता है। एस्पिरिन इसमें टैबलेट आता है। इसका मार्केट नेम ये आपको याद रख लेना, एस्पिकोर याद रखना, एस्पिर 81 याद रखना, एस्पिर लो याद रखना, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिस्कस इन डिटेल एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग डेट मीन की जो साइकोलॉजिकल बीमारी होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो आता है आपका एंटी साइकोटिक ड्रग के अंतर्गत आता है। देखते हैं उसके बारे में। एंटी साइकोटिक ड्रग मतलब इसको हम न्यूरोलेप्टिक भी कहते हैं, मेजर ट्रांसक्यूलाइजर भी हम इसे कहा जाता है। क्लियर है। इसको क्या न्यूरोलेप्टिक के नाम से भी पूछते हैं, तब भी आप वही डिफाइन कर सकते हैं। डेट आर प्राइमरी यूज टू ट्रीट द सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया या आपको याद रखना, सीजोफ्रेनिया ट्रीटमेंट कर ले। अब दे कैन आल्सो यूज फॉर द अदर साइकोट्रिक स्टेट इंक्लूड द मैनिक स्टेट with the psychotic symptoms such as the grandiosity, paranoia and hallucination। मतलब hallucination मतलब कह सकते हो कि कुछ हो नहीं ना रहा, हमको लग रहा है जैसे कि दारू पी ले दारू, क्या लगता है कि यहाँ नाला रहता है और उसको दिखता है यहाँ पे, इसलिए नाले में पैर देख के वो दारू गिर जाता है, क्योंकि हेलुसिनेशन हो सकता है, इमेजिनेशन होने लगता है। इसका यूज़ क्या करते हैं, यूज़ ऑफ एंटी साइकोट्रिक इन्वॉल्व द बेनिफिट ऑफ alleviating psychotic symptoms and the risk of troubling adverse effect। नेक्स्ट देखें, एंटी साइकोटिक ड्रग आर नॉट क्यूरेटिव एंड डू नॉट एलिमिनेट द क्रोनिक थॉट्स डिसऑर्डर। मतलब कह सकते हैं कि ये क्या करता है, आपको क्योरेटिव नहीं करता, प्योर 100% क्योर नहीं करता, ट्रीटमेंट इसको कम करता है, और ना ही ये अगर क्रोनिक डिसऑर्डर है तो ना ही इसको हटाता। देखिए एंटी साइकोटिक जो होता है वो डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ हेलुसिनेशन। ये कंप्लीट क्योर नहीं करता, लेकिन जो हेलुसिनेशन आपको भ्रम जो पड़ा हुआ रहता है उसको घटा देता है। इसका काम इस तरह से करता है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे, अगर परमिट द पर्सन विद द सिजोफ्रेनिया टू फंक्शन इन द सपोर्टिव इन्वायरमेंट, और साथ में क्या करता है, हेलुसिनेशन कम करता है। सपोर्टिव इन्वायरमेंट जैसे कि इन्वायरमेंट का इसलिए क्या, जब हेलुसिनेशन होता है नाला इधर रहता, दिखता इधर है, तो पैर उसको इधर रहता, तो इसको क्योंकि दिखता इधर है, सोचा इधर नाला है, तो इसमें क्या करता है, जो इन्वायरमेंट में सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उसको सही तरीके से चीज़ें दिखाने के लिए कोशिश करता है, सही करने के लिए। अब साइकोसिस, ये मेंटल डिसऑर्डर कॉज बाय द ब्रेन डिस्फंक्शन। साइकोसिस मतलब क्या होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। मेंटल डिसऑर्डर मतलब दिमागी डिसऑर्डर होता है किसके, और जब हमारे ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता। अब साइजोफ्रेनिया अगर बात करें, इसके बारे में क्या होता है कि यहाँ पे बात करते हैं, एक चीज़ होता है कि इसका जो फिरनिया इसको कह सकते हैं, या तो फिर इसका जो फिरनिया के बारे में बात करें तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि टाइप्स ऑफ साइकोसिस कैरेक्टर बाई क्या आता है, डेल्यूशन होता है, हेलुसिनेशन होने लगता है, थिंक एंड स्पीच डिस्टर्बेंस, सोचने में और आपका क्या होता है कि बोलने में डिस्टर्बेंस आ जाता है। क्लियर है। अब देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन है कुछ इस तरह है। अगर हम बात करें ये क्या होता है, द एंटीसाइकोटिक क्या होता है कि मेडिकेशन आर जनरली यूज्ड टू ट्रीट द साइकोटिक डिसऑर्डर लाइक सिजोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है कि इसको हम ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया मैंने आपको बताया हेलुसिनेशन होता है, सही से सोच नहीं सकते और ना ही सही से बोल सकते हैं। इसको हम मूड अल्टरनिंग एजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
मोड अल्टरनेटिंग एजेंट भी कहते हैं। क्लियर है? देखते हैं अब इसका हमें क्लासिफिकेशन देखना। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको बता दें क्लासिफिकेशन में क्या था। आप लोग जो फ़ोन में यूज़ करते हैं ना, ईयरफोन आता है बोट कंपनी का, ईयरफोन आता है आपको पता है बोट कंपनी का आता है, शार्क टैंक में देखे होंगे तो बोट कंपनी का ईयरफोन आता है। तो फ़ोन में हम बोट कंपनी का ईयरफोन यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो पी से फ़ोन बोट कंपनी का यूज़ करते हैं। अब पी से क्या है यहाँ पे फिनोथाइजिन है, बी से आपका क्या बेट्रोफिनोन है, यहाँ ओ से क्या है आपका अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ए से क्या है एटाइपिकल एंटीसाइकोट्रिक है, टी से क्या थाइजैक्सीन है, थाइजैक्सीन है, ये आपको याद रखना है। थाइजैक्सीन ये आपको याद रखना है, ये आपको पी मतलब फ़ोन में हम बोट कंपनी का ईयरफोन यूज़ करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले पी से क्या आता है। पी में आपको जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारा ऐप होता है। क्लियर है? फ़ोन में ऐप होता है तो ऐप इसका यूज़ कर लेंगे, क्लासिफिकेशन में याद रखें। ए से क्या होता है आपको यहाँ पे एलिफेटिक साइड चेन, नेक्स्ट है आपका आता है पिपराडीन साइड चेन, फिर आता है आपके पास पिपराजीन, यहाँ डीन है यहाँ जीन है, जीन साइड चेन, ये आपको याद रखना है। थायरोइडिजीन याद रखना है, क्लोरोप्रोमाजिन याद रखना है, ये सारी चीज़ इसका एग्जाम्पल याद रखना है। अब देखते हैं बोर्ड बी से देखते हैं। बी के लिए याद करने के लिए हमें क्या है, अब हमने आपको कहा कि फ़ोन में क्या यूज़ करते हैं, एक बार रिवीजन करो। देखो इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले करना पी लिखना, उसके बाद बी लिखना, ओ लिखना, ए टी लिखना। पी बोट फ़ोन में हम बोट यूज़ करते हैं, रिवीजन करना। अब फिर पी से क्या फिनोथाइजिन है, बेट्रोफिनोन है, अदर है, इसके बाद ये आपको याद रखना है। देखो अब बी से क्या है, इसके अगर एग्जांपल्स याद रखना हमको हेलोपेरिडोल, इसका हम ट्राइफ्लोपेरिडोल याद रखना, हेलिपेरिडोल, और दूसरा ट्राइफ्लोपेरिडोल याद रखना। फिर ओ से आपको याद रखना है कि पैमोजाइड है, दूसरा आपको है लैक्सापिन याद रखना है। ए से आपको याद रखना है क्लोजापिन याद रखना है, रेस्पिरिडोन याद रखना है। उसके बाद फिर इसमें आपको याद रखना जेटिपिन याद रखना, नहीं रखोगे तो एक भी चलेगा दो भी चलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपको ये सारे याद रखना है। फ्लूपेंथोक्सिल ये आपको याद रखना। क्लियर है? ये आपको शॉर्टकट से याद रख सकते हैं। अब इसका आता स्ट्रक्चर एक क्योंकि जब भी पूछा जाए एक जरूर लिखना उस कंपाउंड का, एक आपको जरूर लिखना। यहाँ पे कुछ कैटेगरी में हम देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कैसे बना है, नहीं डरना नहीं है। पहले हम इसको ना कैटेगरी में बांट देते ना, इसको ले लेते एक कैटेगरी एक पार्ट में, इसको एक पार्ट में ले लेते हैं, इसको हम एक पार्ट में ले लेते हैं, इसको एक पार्ट में ले लेते हैं। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फिनाइल फ्लोरोफिनाइल आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो ये क्या आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें अगर ये लगता है फिनोल कहते हैं, और इसमें अगर वो हटाते एक रहता तो सिंपल से है, अगर मान लो ऐसे है तो इसको हम फिनाइल कहते हैं। अब फिनाइल में यहाँ एफ ग्रुप है मतलब फ्लोरो ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोक्सिन ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप है मतलब कीटोन ग्रुप है। ये सारी चीज़ आपको याद रखना। क्लियर है? ये चीज़ आपको याद रखना। साथ में एक चीज़ आता है, ये वाला जो रिंग है ना, इसको हम क्या कहते हैं पिपरेटिन। ये वाला जो रिंग है इसको हम पिपरेटिन याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना। अब देखो इसका एक एक करके अगर हम नॉमेनक्लेचर देखें कि किसका क्या है, पहले हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। ठीक है, देखो हम पहले ये वाला बनाते हैं, ये एफ फ्लोरीन ग्रुप जोड़ दिया और ये हमारा अब बन गया 1 2 3 4 5। अब देखो दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ का है, अब यहाँ पे हमने इस तरह से बना दिया, OH ग्रुप जोड़ देना, यहाँ पे फिर आपका है क्लोरीन ग्रुप। यही तो स्ट्रक्चर है। पहले इसको एक एक करके 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपका हो जाएगा। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर करके देखेंगे। चलो अब हम देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर सबसे पहले हमने क्या करा, नंबरिंग जो करा था उसको देखते हैं। नंबरिंग किस तरह से हमने करा था, यहाँ से करा था 1, उसके बाद हमने करा था इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर हमने यहाँ से 1 2 3 4 नंबर पे करा था, इसको 5 इसको 6। उसके बाद यहाँ पे करा था 1 2 3 और 4 नंबर। फिर इसका नंबरिंग हमने क्या करा था, यहाँ से करा था 1 2 ये 2 3 4 5 और 6। ये नंबरिंग पार्ट में करना, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, 1 कर दो, पार्ट 2 कर दो,
यहाँ पार्ट 3 कर दो ताकि आसानी हो। सबसे पहले देखते हैं, सबसे 4 क्लोरोफिनाइल। 4 क्लोरोफिनाइल मतलब क्या, 4 नंबर पे यहाँ पे देखो क्या 4 नंबर पे क्लोरोफिनाइल, तो यहाँ पे खत्म है 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी यहाँ पे देखो 4 नंबर पे क्या है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप यूज किया गया, इसीलिए यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी पिपरेडिन, ये वाला जो रिंग है इसको हम कहते हैं 4 हाइड्रोक्सी पिपरेडिन। यहाँ देखो हाइड्रोक्सी इसलिए ये वाला रिंग का कह रहा है, हाइड्रोक्सी OH को हम हाइड्रोक्सी कहते हैं, ये आपको अल्कोहल ग्रुप में हाइड्रोक्सिन कहते हैं। उसका 1 अल, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है इसलिए 1 अल है। फिर 4 फ्लोरोब्यूटेन, यहाँ पे देखो 4 नंबर पे क्या है आपका ब्यूटेन है, सॉरी फ्लोरोफिनाइल है, यहाँ पे 4 नंबर पे क्या फिनाइल है, जिसको हम फ्लोरो कहते हैं इसलिए, अब फ्लोरीन ग्रुप है और फिनाइल में 4 नंबर पे इसलिए। और फिर यहाँ पे 4 नंबर रिंग को क्या ब्यूटेन कहते हैं और एक को सिंगल बॉन्ड से इसलिए ऑन कहते हैं। ऑन कीटोन ग्रुप के लिए हम यूज करते थे, यहाँ पे क्या हमारा कीटोन ग्रुप है। समझ गए? एक बार चलो फिर से समझते हैं। देखो एक बार फिर से हम समझते हैं, पहले हम क्या करेंगे नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें नंबरिंग करना 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 4 क्लोरो, इस वाले रिंग को देखो 4 नंबर पे यहाँ पे है और 4 नंबर पे क्लोरीन है, तो 4 क्लोरोफिनाइल हो गया। 4 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे देखो 4 नंबर पे ही इस वाले पे देखो हाइड्रोक्सी पिपरेडिन कहते हैं इस वाले रिंग को। अब 1L एक नंबर पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए 1L यूज करते हैं। अब यहाँ पे आता 4 फ्लोरोफिनाइल, यहाँ पे देखो इस वाले रिंग पे कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, इसलिए हमने 4 ब्यूटा। यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे क्या है आपका, 4 नंबर करेंगे। पहला क्या मीथेन, दूसरा क्या इथेन, तीसरा क्या है इथेन मीथेन प्रोपेन, उसके बाद चौथे को क्या कहेंगे हम, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसको हम ब्यूटेन कहेंगे। तो एन जोड़ देते हैं और यहाँ पे क्या ऑक्सी ग्रुप है, कीटोन का ग्रुप है, इसलिए हम ऑन जोड़ देते हैं जिसे हम इसे ब्यूटाओन कहते हैं। इस तरह से हम इसे नोमेनक्लेचर करेंगे। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मत लिखना है। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर, यही चीज़ मैंने आपको बताया। इसका यूज़ के बारे में बात करें तो इसको हम नर्वस, इमोशनल और मेंटल कंडीशन में यूज़ करते हैं। इसके स्टोरेज कंडीशन बात करें तो रूम पे रखे हैं और टाइट कंटेनर में रखे हैं। ओरल टैबलेट आता है, इंजेक्शन आता है और ओरल सोल्यूशन में हेल्डोल इसका हम यूज़ करते हैं। किसका? हेल्डोल इसका यूज़ करते हैं। क्लियर है ब्रांड? अब आता है डिफाइन एंटीबायोटिक। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक आपको पता है एंटी प्लस बायोटिक, जो बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में नुकसान दे रहा है उसको रोकने के लिए, जो चाहे रोक दे या तो फिर उसे खत्म कर दे, उसके लिए यूज करते हैं। एंटीबायोटिक के बारे में बात करें, एंटीबायोटिक और मेडिकेशन दैट डिस्ट्रॉयड और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन है चाहे उसको स्लो डाउन कर देता है बैक्टीरिया का या तो फिर उसको ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, उसे हम मेडिसिन का एंटीबायोटिक कहेंगे। दे इंक्लूड रेंज ऑफ पावर ड्रग यूज्ड टू ट्रीट डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब कि एंटीबायोटिक का देखो, एंटीबायोटिक वायरस केस में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए क्या है कोरोना हो गया और एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट नहीं है। वायरस का तो आजकल ट्रीटमेंट नहीं है, एंटीबायोटिक उसका ही काम आता है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है। क्लियर है? अब देखो एंटीबायोटिक के बारे में बात करें क्लासिफिकेशन में, ये हमारा 4 क्लासिफिकेशन है। पहला डायरेक्शन ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, स्पेक्ट्रम एक्शन, ओरिजिन एक्शन। ये क्या है याद रखना, DMSO। इसका शॉर्टकट क्या है, DMSO याद रख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, स्पेक्ट्रम एक्शन और ओरिजिन ऑफ एक्शन, ये याद रखना। अब देखते हैं डायरेक्शन एक्शन। डायरेक्शन एक्शन में आता है सबसे पहले बैक्टीरियासाइडल आता है, फिर एंटी न्यूप्लास्टिक आता है, फिर आपका एंटी फंगल याद रखना, ये याद रखना। अब फिर आता है बैक्टीरियल और AB बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटल, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे याद रखना ब्रॉड स्पेक्ट्रम, फिर आता है नैरो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में ब्रॉड और नैरो। मोड ऑफ एक्शन क्या है, चाहे उसको किल कर देता है या तो फिर रोक देता है। इसका क्या ब्रॉड एक्शन में उस पर ब्रॉड और नैरो स्पेक्ट्रम। फिर आता है ओरिजिन, नेचुरल, सेमीसेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल, सेमीसेटिक और सिंथेटिक, ये आपको याद रखना क्लासिफिकेशन से। ये आपका फाइनल क्लासिफिकेशन है, ये आपको एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, तब टफ भी नहीं है। अब आता है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन देखो एंटीबायोटिक अगर पूछता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक एग्जांपल जरूर देना पड़ेगा। यहाँ पे आता स्ट्रक्चर बनाना, क्वेश्चन आता है कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।
देखो इस वाले ग्रुप का तो क्या है, आपको फिनॉल आता है, यहाँ NH ग्रुप है, यहाँ कीटॉक्सी ग्रुप है, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप आपको याद रखना है। यहाँ पे COOH ऑक्सी ग्रुप है, और सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आपको, इसको हम थायो कहते हैं, इसको एमिनिन कहते हैं, इसको कीटोन कहते हैं, ये सारे ग्रुप इसमें पड़ जाते हैं। देखो इसको अगर हम देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या करेंगे, सबसे पहले बेंजीन बना लो आप, यहाँ से स्टार्ट करो, इसको OH यहाँ से करो, उसके बाद ये कर दो, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे, इसके बाद NH यहाँ पे NH2, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे फिर आप क्या देखना, इस तरह से है। देखो प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। फिर S यहाँ पे आएगा, ये हो गया, ये इधर हो गया। अब यहाँ पे आता, देखो एक डंडा मतलब मिथेन है यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है आपको ऑक्सी ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपका स्ट्रक्चर ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका नंबरिंग करके, इसका नंबरिंग करते हैं कैसे, नंबरिंग करेंगे तभी बताओ। नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। क्लियर है। अब इस वाले ग्रुप का नंबरिंग हो गया। अब यहाँ पे भी हम यहाँ पे इस वाले पे भी नंबरिंग करें, इसको नंबरिंग करने 1 यहाँ देंगे, 2 यहाँ पे देंगे। उसके बाद इसका भी हम नंबरिंग करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे 1। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास, यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे करेंगे 3, यहाँ पे करेंगे हम 4, यहाँ पे करेंगे 5 और यहाँ पे करेंगे 6 और यहाँ पे करेंगे 7। इस तरह से हम इसका नंबरिंग कर देंगे। क्लियर है। नंबरिंग किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पे इस तरह से हम इसका नंबरिंग कर देंगे। देखिए अब चलिए अब नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर से पहले हमें क्या है, नंबरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। नंबरिंग हम किस तरह से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कर दिया तो एक बात बताओ, 6 के लिए यूज़ क्या करते हैं, हेक्सा, और 7 के लिए हेप्टा यूज़ करते हैं। क्लियर रखना है आप। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं 1 नंबर 1 वहाँ पे आ गया, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 2, इसको करेंगे 3, इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 5, इसको 6। यहाँ पे क्या फिनॉल है, यहाँ पे फिनॉल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 नंबर हम यहाँ पे देंगे और 2 नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे देंगे। अब देखो ये हमारा नॉमेनक्लेचर का काम खत्म है। पहले के 6 पोजीशन पे, 6 ये वाला पोजीशन के बारे में बात कर रहा, 2 एमिनो है, क्या 1 2 एमिनो है। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 नंबर पे अगर हम देखें, 2 नंबर पे क्या है हमारे पास, ये जो बात कर रहा है, ये जो 2 नंबर है यहाँ के बारे में बात कर रहा है, ये अब यहाँ पे बारे में बात कर रहा है कि 4 हाइड्रोक्सीफिनॉल। 4 हाइड्रोक्सीफिनॉल के 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। अब एसिटाइल हम इसे कहते हैं, ये वाला जो ग्रुप है इसको हम एसिटाइल कहते हैं। अब आता एमिनो। एमिनो कितने पे हमारे पास है कि 3। एसिटाइल के बाद क्या है हमारे पास, एमिनो 3 डाई मिथाइल। यहाँ पे देखो 1 2 तीसरे नंबर पे 1 अगर टंग खींच देंगे ना, इसको हम मिथाइल कहते हैं, क्या यहाँ पे कार्बन है। 3 डाई मिथाइल है। 7 ऑक्सो, देखो 7 नंबर पे क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला ऑक्सो के बारे में बात कर। 4 थाया, 4 देखो एस ग्रुप को हम इसको थाया ग्रुप कहते हैं। और 1 नंबर पे देखो, एक जो हमने किया, एक क्या एजा। एजा हम यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए। बायो मतलब 2 साइकिल है, इसलिए बायो। अब आता क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास कि 2 3 2 1 क्या है, ये 3 2 है, बॉन्ड के बारे में बताता है कि कौन कौन से सराउंडेड उसमें अलग अलग एटम अटैच है, इसके बारे में। देखो इसके बारे में अटैच अगर देखा तो यहाँ पे इस वाले को देखो, इसके कंपेरिजन पहले 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, फिर सब लेते हैं, इधर दाएं बायां फिर ऊपर लेते हैं। जब 1 2 3 है तो इसलिए 3 यूज किया गया। फिर यहाँ पे 2 आता है, 1 और 2 है, ये वाला कंपाउंड और ये वाला लिया, इसलिए 2 आता है। यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, कोई अदर नहीं है, इसलिए 0। अब जो 7 के मैंने आपको बताया कि हेप्टेन यूज करते हैं। 2 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको मैंने बताया कार्बोलिक एसिड यही तो है। इसको जब लिखेंगे तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे C है, कार्बोलिक एसिड है। तो इस तरह से आप इसे करेंगे। इसको प्रैक्टिस करना, नंबरिंग जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। इसका यूज के बारे में बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने सच एज द चेस्ट इन्फ्लेक्शन, न्यूमोनिया में हम इसको क्या करते हैं, डेंटल में जो प्रॉब्लम होता है तब यूज करते हैं। स्टोरेज और स्टेबिलिटी कंडीशन में अगर हम बात करें तो इसको हम क्लोज कंटेनर में रखेंगे, रूम टेम्परेचर में, और हीट से दूर रखेंगे, मॉइस्चर रखेंगे, और इसे हम डायरेक्ट लाइट से दूर रखेंगे। ये सारी चीज़ कैप्सूल में आता है, टैबलेट में आता है, पाउडर में, क्या किस में आता है,
कैप्सूल, टैबलेट और पाउडर में आता है। इसमें एमोक्सिकॉट आता है, एमोक्सिल आता है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ। जितना मैंने आपको बताया सही तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि साल भर आपने नहीं पढ़ाई किया, लेकिन 20 क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में जाते हो, इसका 50% भी आप अगर याद रखोगे तो अच्छे से अच्छा मार्क गेन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।